नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आज सीटेट का भी रिजल्ट आ चुका है और बड़ा ही खुशी का उन्माद का माहौल है। निश्चित रूप से जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं बम बम सीरीज के दौरान, जो लोग हमसे जुड़े थे, तो एक महादेव 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 सब बम बम है। और इस बम बम सीरीज का परिणाम भी आप लोग को सामने दिख ही रहा है। और अब बात वहां पे रुक नहीं जा रही है, बात शुरुआत हो रही है किससे? यूपी टेट से। यूपी टेट से बात की शुरुआत होती है और हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं। जैसे कि पहले वीडियो से बाल विकास से मैंने प्रारंभ किया था, बाल विकास के सिद्धांतों से, परिणाम से, और उन चीजों से हम लोग धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप में आगे भी बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा होगा। और मैं बता नहीं सकता हूं कि आज मुझे कितनी खुशी है, इतनी प्रसन्नता कि मैं बता नहीं सकता इसको। बहुत मतलब अब शब्द नहीं है मेरे पास उसके लिए। खैर, प्रसन्नता होना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक प्रसन्नता और अत्यधिक क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा मर्यादा लांघ जाता है। कभी भी जब बहुत प्रसन्नता हो तब भी, और जब बहुत बहुत खुशी हो तब, और बहुत दुखी हो तब, हमेशा अपने आप को नियंत्रित रख के, अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रित रख के, और तब निर्णय लेना चाहिए। और यही एक उचित व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो दोस्तों, हम चले आगे की तरफ और अपने इस नए दौर में, नए परीक्षण में, नए चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। आगे के दौर में हम लोग चलते रहते हैं। आज बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत मैसेज भी आ रहे हैं कि सर सीटेट क्वालिफाई कर गए, अब आगे क्या? तो बहुत बड़ा प्रश्न है, आगे क्या? और आगे हम यही कहेंगे कि अब आप अपनी तैयारी में लगिए, और कोई बदल नहीं सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस परिणाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बहुत सारी वैकेंसियां मिलेंगी, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगे। तो इसमें बहुत परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक ठीक है। आप अब यदि प्रसन्न हैं तो आपको जो लगता है कि आपके द्वारा यह किया जाएगा, आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप बैठ के सपने देख रहे हैं कि समय आएगा तो हम ये करेंगे, और उसी समय में कोई उस चीज को कर रहा होता है, तो आप सपने देखने वाले मुंगेरी लाल बनना चाहते हैं या उस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ के काम करने वाले बनना चाहते हैं? तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। और हम इसके लिए आगे हैं, आपके साथ चल रहे हैं। हम आप थोड़ा सा पसीना बहाइए तो हम आपके साथ साथ पूरा पसीने का समंदर बहाने के लिए तैयार खड़े हैं। और इसका परिणाम आज का सीटेट का रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं, इस चीज को कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं क्या? विकास के पक्ष में एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आता है विकास का, उस पक्ष की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, उस पक्ष की बात करें अगर हम, तो हम एक चीज देखेंगे यहां पे कि उस पक्ष में अगर हम इन चीजों को देख रहे हैं तो इसमें हम ये देखेंगे कि बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। जैसे शारीरिक विकास को सभी विकास का एक मूल माना जाता है, कि शारीरिक विकास क्या है? सभी विकासों का मूल है। ठीक। और इस मूल विकास में बहुत सारे, जैसे शारीरिक विकास के पार्ट की चर्चा, सॉरी, टोटल विकास के पार्ट की चर्चा करें तो इन सबका केंद्र बिंदु जो होता है ना, वो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक पक्ष होता है, शारीरिक विकास का पक्ष होता है। और इसी शारीरिक विकास के पक्ष से सारे पक्ष जो होते हैं वो जुड़ते जाते हैं, और इसका एक अपना अलग आनंद होता है, अलग इसका एक अपना दृष्टिकोण है। और उस चीज पे जब हम चलते हैं कि शारीरिक विकास वास्तव में है क्या, व्हाट इज ए फिजिकल डेवलपमेंट, तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? किसी भी बच्चे के शारीरिक अवस्थाओं में जो परिवर्तन दिखते हैं। बच्चा छोटा सा होता है, ठीक है, 8 पाउंड का लगभग बच्चा होता है, 21 इंच का। ठीक। अब उस बच्चे में 1 महीना बाद देखेंगे तो उसकी शारीरिक स्थिति में परिवर्तन, 6 महीना बाद देखेंगे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन, धीरे धीरे उसकी शारीरिक परिपक्वता होती जाती है और उसका शारीरिक विकास उसी क्रम में आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हम शारीरिक विकास के पक्षों की बात करते हैं। तो इन पक्षों में सबसे पहली बात जो आती है, देखिए, ऐसा विकास जिसमें शरीर के अंग और उनकी क्रियाओं में परिपक्वता तथा सुधार पाया जाता है,
ऐसा विकास जो उनके शारीरिक क्रियाओं में परिपक्वता, बच्चे का परिपक्व होता है शरीर और उस परिपक्वता का परिणाम होता है ऐसा विकास जिसमें शारीरिक अंग और उनकी क्रियाओं में परिपक्वता आती है, सुधार पाया जाता है। ठीक है, शारीरिक विकास है, वही क्या है, वही परिपक्वता, वही सुधार, उनका क्या कहलाता है, शारीरिक विकास है। तो यहाँ पे कई सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न बनता है क्या कि बालकों का शारीरिक विकास क्या है, तो बालकों का शारीरिक विकास क्या है, उनके शारीरिक अवस्थाओं में होने वाली परिपक्वता और उसमें होने वाला सुधार, ठीक, जिसे अभिवृद्धि और विकास का प्रथम चरण कहते हैं। और यहां से दूसरा क्वेश्चन भी बन जाता है कि विकास का प्रथम चरण क्या है, तो शारीरिक विकास ही विकास का प्रथम चरण है। जैसे अन्य सारी चीजें गुणात्मक है, बाद में दिखती है, लेकिन शारीरिक अभिवृद्धि और विकास का प्रथम चरण क्या है, शरीर है। तो कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनता है, मूर्ख कब तक मूर्ख है, जब तक बोले ना। लेकिन मूर्ख अगर बढ़िया से बैठा हुआ है तो उसको कोई मूर्ख नहीं कह पाएगा, नहीं कर सकता है जी, उसको मूर्ख कोई कह ही नहीं सकता है। तो उसका पहला पक्ष जो होता है ना, पहला पक्ष ही होता है उसका फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी शारीरिक क्षमता। स्वामी विवेकानंद आदर्श है युवाओं के, मेरे खुद के आदर्श है स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद की जब चर्चा होती है तो स्वामी विवेकानंद की एक बात मुझे बड़ी अच्छी याद आती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शाम के वक्त में लाइब्रेरी में किताब पढ़ने से बेहतर है कि ग्राउंड में जाके फुटबॉल खेलो, क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा तभी मन मस्तिष्क उचित रूप में कार्य करेंगे। और इसी बात को सुकरात भी बाद में कहता है। सुकरात का एक कोटेशन है इसी पे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो शारीरिक विकास प्रथम चरण होता है जो विकास की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, विकास के सभी पक्षों की आधारशिला भी क्या है, इसी से सब कुछ विकसित होना है। तो सभी पक्षों की आधारशिला भी क्या बन जाती है, शारीरिक विकास या शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट, यही सभी पक्षों की आधारशिला बन जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस शारीरिक विकास में, तो एक मनोवैज्ञानिक है कौन, कैटल। कैटल कैटल क्या कहते हैं कि व्यक्ति तंतुओं, अंग द्रव्यों और चेतना का मिश्रण है। व्यक्ति किसका किसका मिश्रण है, तंतुओं, अंग द्रव्यों और चेतना का मिश्रण है। अब यहाँ पे तंतु और अंग द्रव्य ये दोनों क्या हो गए, फिजिकल, ठीक है, ये फिजिकल हो गए। और चेतना क्या हो गया, चेतना का मिश्रण क्या हो गया, मेंटल डेवलपमेंट हो गया। समझ में बात आ रही है कि फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट का मिश्रण ही क्या माना जा रहा है, कैटल ने माना कि यही विकास है। और उसमें वो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट को किस चीज को मान रहा है, तंतुओं को, आर्गन्स को, अंगों को, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा वो शारीरिक विकास की चर्चा करता है। अगर आप देखेंगे तो अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक बात कही जाती है कि शारीरिक विकास के 4 क्षेत्र हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कि विकास के ऐसे 4 क्षेत्र होते हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात किसकी आती है, स्नायुमंडल की। स्नायुमंडल क्या है, पूरा नर्वस सिस्टम। शारीरिक विकास में पहला चरण जो होता है हमारा क्या है, वो नर्वस सिस्टम है। और उस नर्वस सिस्टम के आधार पे पूरे शरीर का डेवलपमेंट जो होता है वो लगातार एक क्रम से होता जाता है, यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। दूसरा क्या है, मांसपेशियां में वृद्धि, मस्कुलर, ठीक है, एक मस्कुलर डेवलपमेंट होता है जिसमें क्या होता है, मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशियां विकसित होती हैं। और जैसे जैसे बच्चा, जैसे एक बात बताऊं मैं आपको, अच्छा ये कट में रील्स में बहुत सारे लोग चलाते भी हैं तो अच्छी बात है ये। एक मेरा बेटा है, तो सुबह सुबह अगर मैं योगा कर रहा हूं, तो योगा कर रहा हूं मैं, तो योग के दौरान वो आता है और जल्दी जल्दी वो मुझे पुशअप करते हुए या किसी ऐसी चीज में देख लेता है ना, तो वो भी जल्दी जल्दी पुशअप करता है। और उसके बाद कहता है पापा ये देखो, मतलब उसके उसके दोनों हाथ जो है ना मेरे अंगूठे के बराबर, एक हाथ उसका है, उसकी मोटाई अंगूठे के बराबर है, लेकिन उसको क्या लगता है, वो कहता है पापा ये देखो, अपना बल्ला मुझे दिखाता है, बाइसेप दिखाता है मुझे। मैं कहता हूं हाँ अब मजबूत हो रहा है, उसको कहता है अच्छा पापा बहुत जल्दी और मोटा हो जाएगा। यानी कि बच्चे की शारीरिक मांसपेशियां जो होती है ना, उन मांसपेशियों में वृद्धि वृद्धि जो होती है, वह वृद्धि उसके शारीरिक विकास को परिलक्षित करती है। ठीक, अगर हम बात करते हैं तीसरी एक कि अंतःस्रावी वृद्धि। अंतःस्रावी क्या है, अंतःस्रावी वृद्धि यानी शरीर के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो इंटरनल ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स है, जैसे थायराइड है, गोनाड है, इन सारे ग्रंथों का खूब प्रभाव पड़ता है।
और यह सारे ग्रंथियां जो होती हैं, ये जो जितने भी ग्लैंड्स हैं, ये सारे ग्लैंड्स व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, ठीक है, उनके विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, उनके शारीरिक मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, और इसका परिणाम देखने को मिलता है व्यक्तित्व के रूप में, ठीक। और उसके बाद क्या है, संपूर्ण शारीरिक ढांचा, जो शरीर का निर्माण होता है ना, तो इस पर क्या है, हेरिडिटिकल इफेक्ट है। और इस हेरिडिटिकल इफेक्ट में बहुत सारे तथ्य ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्मित करते हैं, जैसे आंखों का रंग, शरीर की संरचना, काला, गोरा, पीला, सांवला, इस प्रकार का अर्थ जो होता है, इस प्रकार के जो अंगिक निर्माण होते हैं, वह भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बात करें अगर हम, तो इसको देखें कि एक एक अवस्थाओं में हम पूरे अवस्थाओं की बात करते हैं, तो एक एक अवस्थाओं में हम इसकी बात करें। पहली अवस्था में देखिए कि जब हम बात करते हैं किसमें, शैशवा अवस्था में, किसमें बात कर रहे हो हम, शैशवा अवस्था में बात कर रहे हो कि शैशवा अवस्था में शारीरिक विकास। तो शैशवा अवस्था में शारीरिक विकास क्या है कि शारीरिक विकास की गति प्रारंभिक 3 वर्षों में तीव्र होती है, सच में होती है, बहुत तेजी के साथ प्रारंभिक 3 वर्ष में होती है, ठीक। आकार, अब शारीरिक विषय वस्तु का एक एक चीज की चर्चा करते हैं कि जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है, शिशु की लंबाई जन्म के समय कितनी होती, 21 इंच। अब इस 21 इंच में 2 तथ्य हैं। पहला तथ्य क्या है कि जो बॉयज है, ठीक है, बॉयज है या गर्ल्स है, तो बॉयज की लंबाई जो होती है वह 21 इंच होती है, ठीक है, और गर्ल्स की लंबाई जो होती है वह 90 इंच होती है, 19 इंच होती है। तो लगभग कहीं पर यह 20 इंच भी आता है और कहीं पर 21 इंच भी आता है। तो अगर आप अरुण कुमार सिंह की किताब देखेंगे या हरलाख की प्रोस्पेक्टिव और चाइल्ड डेवलपमेंट देखेंगे तो उसमें 21 इंच ही दिया है, तो इसलिए हम 21 इंच ही से मानते हैं, ठीक। प्रथम वर्ष में बालक की लंबाई जो होती है 27 से 28 इंच हो जाती है, शिशु की लंबाई 27 से 28 इंच हो जाती है। दूसरे वर्ष में यह 31 से 33 इंच हो जाती है, 31 से 33 इंच हो जाती है। और छठे वर्ष में यह 40 से 44 इंच हो जाती है। यहां पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जन्म के समय बालकों की लंबाई बालिकाओं से अधिक होता है, बालिकाओं से अधिक होता है। और ये एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इससे इस चीज को जान लेते हैं। दूसरी बात करें हम किसकी, भार की, वेट की। तो जन्म के समय शिशु का वेट कितना होता है, 8 पाउंड। जन्म के समय शिशु का वेट होता है 8 पाउंड, लगभग 3200 ग्राम के आसपास। 6 माह में यह 2 गुना और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ठीक है। 1 वर्ष में यह 6 माह में 2 गुना और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 2012 के स्टेट में, 2012 या 12-13 में ही आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, लेकिन उस समय चूंकि मैं पढ़ाता था तो मुझे याद है ये तथ्य कि उस समय में एक क्वेश्चन आया था कि शिशु का वजन जन्म के 3 गुना कितने समय में हो जाता है, और ये क्वेश्चन आया था, यूपी टेट का प्रश्न है ये। तो यूपी टेट के इस प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शिशु का वजन उसके जन्म के वजन का 3 गुना कब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 वर्ष में शिशु के जन्म के वजन के 3 गुना वजन उसका हो जाता है। क्लियर है ये बात। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे क्या होती है, मांसपेशियां, मस्कुलर्स डेवलपमेंट कैसे होते हैं, उसके मसल्स या मस्कुलर्स डेवलपमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कितने भार होता है उसका, यानी कि शरीर के कुल भार का जितना होगा उसका भार, चाहे वो 7.5 पाउंड हो, 7 पाउंड हो, 9 पाउंड हो, 10 पाउंड हो, जितना होगा उसका 23% भार होता है शिशु के जन्म के समय, ठीक है। और 6 वर्ष में मांसपेशियां, 6 वर्ष तक मांसपेशियों में नमनीयता होती है, काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बच्चों के सर को छुइए, सर को छुएंगे तो देखेंगे यहाँ पे हल्का हल्का पिनअप हो रहा है, हल्का हल्का दब रहा है, ठीक है, हल्का हल्का दब रहा है, ठीक। उनका शरीर काफी लचीला होता है, जिस स्थिति में रख देंगे उसी स्थिति में हो जाएगा। बच्चों के सर के नीचे एक सरसों वाला तकिया लगाया जाता है कि उनका सर क्या हो, एक बेहतर शेप में हो,
और ये क्यों होता है? क्योंकि उसको जिस स्थिति में रखा जाएगा इतनी नमनीयता होती है कि वो उसी स्थिति में धीरे धीरे उसका विकास हो जाएगा, अनुकूलन हो जाएगा बॉडी का, और वो बॉडी उसी तरीके की हो जाएगी। इसलिए बच्चों में नमनीयता ज्यादा होती है उनकी मांसपेशियों में। अब बात करें हड्डियां, हड्डियां कितनी होती है? बोन्स की बात करें तो जन्म के समय शिशु की हड्डियां कितनी होती हैं? 300। जन्म के समय शिशु की हड्डियां 300 होती है। हड्डियों की चर्चा अगर हम करें, ठीक है, हड्डियों की चर्चा अगर हम करते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हड्डियां, ठीक, हड्डियां शैशवावस्था में 300 होती हैं, बाल्यावस्था में 270 होती हैं, और किशोरावस्था तक आते आते इनकी संख्या घट के हो जाती है 206। हड्डियों की ये जो संख्या घट रही है ना, घट रही है जो संख्या, इस संख्या को ओसिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, इस ओसिफिकेशन, अस्थिकरण, ओसिफिकेशन कहा जाता है। कारण क्या है कि एक हड्डियां दूसरे हड्डियों में क्या होती है? एक हड्डियां दूसरे हड्डियों में जुड़ के मजबूत होती है। प्रारंभ में ये हड्डियां अधिक मात्रा में होती हैं, और जैसे जैसे बालकों में, उस बालक में परिपक्वता बढ़ती जाती है, उसकी हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं, और वह बालक आंतरिक रूप से परिपक्व होना प्रारंभ हो जाता है। तो यह इसका एक परिणाम होता है। ठीक है, यह इसका परिणाम है। ठीक, अगर हम बात करते हैं हड्डियों की, हड्डियों की बात करें अगर हम, तो हम देखेंगे क्या कि जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी है? 300। ठीक, 300। और बाद में हड्डियों में क्या होता है? एकीकरण की प्रक्रिया होती है। विकास बढ़ाते समय एकीकरण का सिद्धांत भी मैं बताया था आप लोग को, जिसे अस्थिकरण, ओसिफिकेशन कहा जाता है। यहां पे देख लीजिए, ओसिफिकेशन कहा जाता है, अस्थिकरण। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीटेट में, यह जूनियर लेवल पे क्वेश्चन आया था कि हड्डियों के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हड्डियों के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को ओसिफिकेशन या अस्थिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थिकरण कहा जाता है। अब बात आती है किसकी? सिर और मस्तिष्क की। शिशु के कुल लंबाई का 1/4, ठीक है, जो बालक के सर की लंबाई होती है उसके कुल लंबाई के 1/4 होती है। और इतना ध्यान रखिएगा, ये केबीएस में 28 दिसंबर को हुए पेपर में भी क्वेश्चन था। ठीक है, केबीएस पीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि शिशु के सर की लंबाई उसके पूरे शरीर की लंबाई के कितने गुना होती है? तो 1/4 भाग उसके होती है पूरी लंबाई के। ये क्वेश्चन है। ठीक, जन्म के समय उसकी लंबाई इतनी होती है। ठीक, अब भार पूछा जाए तो शिशु के सिर का भार होता है 350 ग्राम। 350 ग्राम 12 वर्ष में 1260 ग्राम हो जाता है बालकों का, और बालिकाओं का इससे 100 ग्राम कम होता है। ठीक है, अब 16 वर्ष में इसका भार हो जाता है 1350 ग्राम, और बालिकाओं का कितना हो जाता है? 1250 ग्राम हो जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़े हो गया कि बालिकाओं के सर का भार है वो कम हो जाएगा तो बालिकाएं बुद्धिहीन है। नहीं, बहुत बुद्धिमान होती है। सामूहिक रूप से उनसे ज्यादा बालकों में समझने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, थोड़ी इमोशनल होती हैं, लेकिन बाकी बहुत इमोशन कर भी देती हैं, बहुत तरीके का इमोशन पैदा भी कर देती हैं। तो बालिकाओं के शारीरिक संरचनाओं के आधार पे उनके सिर का भार पुरुषों के सिर के भार से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन यह भार थोड़ा सा कम होता है। ठीक, आगे बात करें हम लोग, आगे चलें तो नेक्स्ट आते हैं क्या? बाल्यावस्था पे। बाल्यावस्था की टाइमिंग की अगर हम बात कर लें, बाल्यावस्था की टाइमिंग की बात करें तो ये 6 से लेके 12 वर्ष का समय होता है, और इस दौरान 6 से 9 वर्ष संरक्षण काल होता है जिसमें तीव्र शारीरिक विकास होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 से 9 वर्ष तक स्टोरेज एज है, संरक्षण काल है, और इस स्टोरेज एज में क्या होता है? तीव्र शारीरिक विकास होता है। 9 से 12 वर्ष का समय मैच्योर पीरियड कहलाता है, परिपाक काल कहलाता है, और इस अवस्था में बालक तीव्र शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करते हैं। शारीरिक परिपक्वता आती है इसमें, ये मैच्योरिटी से संबंधित है और ये डेवलपमेंट से संबंधित है। तो ये दोनों चीजें होती हैं बालकों में।
ठीक है। इस अवस्था में परिपक्वता आंतरिक होती है, जिसके कारण बालकों के हाथ और पैर पतले पतले, बाकी शरीर मजबूत होता है। इसी कारण इस अवस्था को सारस अवस्था या क्रॉन्च स्टेज कहा जाता है। इतना ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। आगे बात करें कि बालिकाओं में विकास तीव्र होता है। यह चीज ध्यान रखिएगा कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में जो विकास की गति होती है बहुत तीव्र होती है। 12 वर्ष के बालक का भार 80 पाउंड और बालिका का भार लगभग 95 पाउंड हो जाता है। यह इनकी विशेषता होती है, ठीक है। 12 वर्ष में बालिकाओं का भार बालकों का भार 80 पाउंड और बालिकाओं का भार 95 पाउंड हो जाता है। 95 पाउंड, लगभग 95 पाउंड हो जाता है, ठीक है। आकार लंबाई की बात करें तो लगभग 2 से 3 इंच प्रति वर्ष इनकी लंबाई बढ़ती है, लेकिन इस लंबाई पर एक सब क्लास भी है। सब क्लास क्या है इसका कि आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। पालन पोषण, रहन सहन, आनुवंशिकता, ये चीजें भी बालकों के विकास को, बालकों की लंबाई को प्रभावित करती है, ठीक है। हड्डियां 12 वर्ष में लगभग ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। लगभग पूर्ण हो जाती है, पूर्ण नहीं होती है, लगभग पूर्ण हो जाती है। 220-25 हड्डियों के आसपास में हो जाते हैं। और मांसपेशियां कुल भार का लगभग 27% क्या हो जाता है, बाल या बालिकाओं के कुल भार का लगभग 27% उनकी मांसपेशियों का भार होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगर हम लोग नेक्स्ट, कि इस अवस्था में चूंकि बाल्यावस्था को एक नाम दिया जाता है, कहा जाता है इसे खेल की अवस्था, खेल की अवस्था कहा जाता है। तो हाँ बढ़िया, अभी क्लास में अभी फोन करते हैं आपको, ठीक है। तो 12 जो बाल्यावस्था होता है, जैसे देखो होता क्या है ना कि कई बार कुछ लोगों का फोन अवॉइड नहीं कर सकते हैं हम, तो उसी में से एक लोग ऐसे हैं मेरे प्रिय जिनका फोन मैं अवॉइड नहीं करता हूं, चाहे कहीं भी रहूं। अवॉइड करना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही प्रेमी व्यक्तियों में से एक है। अच्छा, अब इसको गर्लफ्रेंड का फोन या पत्नी का फोन मत समझना। पत्नी और गर्लफ्रेंड के बाद भी कुछ लोग होते हैं जिनको हम लोग माता पिता के रूप में कहते हैं, ठीक है। भाई बंधु भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फोन आ गया हम रिसीव कर लिए तो इसका मतलब गर्लफ्रेंड का फोन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो गर्लफ्रेंड को मना लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो इसके अनुभवी हैं, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं कि बात करते हैं इसमें कि बाल्यावस्था में क्या होता है कि यह इसमें बालकों में आउटडोर गेम खेलने का काफी इफेक्ट होता है। अगर हम वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चों के खेल का मैदान सर्वांगीण विकास का सबसे उपयुक्त स्थान है, जहां बालकों का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सबसे तीव्र होता है। यही इसकी विशेषता होती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि खेल के कारण बालकों का स्वास्थ्य क्या होता है, अच्छा होता है, स्मार्टनेस होती है और शारीरिक गति पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। मैंने कल के वीडियो में इसे बताया था। गामक विकास, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग एक बार जरूर देख लेंगे कि गामक विकास की प्रक्रियाओं में शारीरिक गतियों का नियंत्रण जो होता है वो शारीरिक विकास का एक पक्ष होता है और उसी पक्ष का प्रभाव बालकों पर पड़ता है। तो इसका यह प्रभाव इस अवस्था में हो जाता है। ये दो चीजें बालकों के शारीरिक, बाल्यावस्था में बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। अब क्या आता है तो किशोरावस्था। किशोरावस्था में लगभग लगभग चीजें पूर्ण रूप में आ जाती हैं, ठीक। बालिकाओं का विकास अधिक होता है लंबाई के अनुपात में। लंबाई के अनुपात में बालिकाओं का शारीरिक शारीरिक भार लंबाई के अनुपात में बालकों की अपेक्षा ज्यादा होता है। यानी बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा ज्यादा होती है, ठीक है। बालकों का भार, सॉरी लंबाई कह रहे हैं, लंबाई के अनुपात में बालिकाओं का भार बालकों की लंबाई के अनुपात में काफी होता है। यानी कि उनकी लंबाई कम होती है, शरीर का वेट अधिक होता है। बालकों की लंबाई अधिक होती है, शरीर का वेट कम होता है, ठीक है। तो बालिकाओं का भार अधिक होता है। 14 वर्ष में बालिका या बालकों की लंबाई 90% तक हो जाती है। और यहां से दो परिणाम मिलते हैं। 16 वर्ष में गर्ल्स की लंबाई पूर्ण हो जाती है और 18 वर्ष में बॉयज की लंबाई पूर्ण हो जाती है और यह इसकी विशेषता होती है, ठीक है। बालिकाओं में 16 वर्ष और बालकों में 18 वर्ष में उनकी लंबाई क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, ठीक है। अगली बात अगर हम करें इसमें
तो सिर और मस्तिष्क के बारे में बात करें, 16 वर्ष में लगभग मानसिक विकास या सिर और मस्तिष्क का भार की लंबाई पूर्ण हो जाती है। महिलाओं में 1250 ग्राम और पुरुषों में 1350 ग्राम इनके सिर का भार हो जाता है। आवाज, बालकों में किशोरावस्था का आगमन जो होता है, हेडो कमेटी एक आई थी 1925 में, और हेडो कमेटी ने इस चीज के बारे में बताया भी था कि थायराइड ग्रंथि के कारण बालकों का आवाज जो होता है यह मोटा हो जाता है, और थायराइड ग्रंथि के कम श्रावण के कारण बालिकाओं की आवाज जो होती है सुरीली, पतली, ठीक है, एकदम मधुप्रिया हो जाती है। नहीं होता है जैसे कोयल सी आवाज, उस टाइप का आवाज बालिकाओं का हो जाता है। ठीक, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। जो भी एक महिला और पुरुष का विकास होता है, उस महिला और पुरुष का पूर्ण विकास इस अवस्था में हो जाता है। ठीक है, और इसके आगे की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे। तब तक आप लोग से फिर मुलाकात होगी अगले दिन, और आप लोग अब यूपी टेट के लिए पूर्णतः लग जाइए, पूर्णतः। ठीक, जो भी होगा देखा जाएगा, बाकी काम करना हमारा काम है और हम काम करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।